USA. यूएसए यूएसए मुझे यूएसए पसंद है क्योंकि अमेरिकी लोग कुछ भी चुपचाप नहीं सहते। मैं हर पश्चिमी देश के लिए आशावान हूँ। मैं यूके के लिए आशावान हूँ, लेकिन वहाँ हालात खराब होंगे समझता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया को लेकर थोड़ा सा डरता हूँ, लेकिन मैं यूके की तुलना में ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा आशावान हूँ। लेकिन मैं अमेरिका के भविष्य को लेकर सबसे आशावान हूँ, क्योंकि मुसलमानों ने जल्द दांव खेला है और अमेरिका इतना बड़ा दैत्य है कि उसे गिराना आसान नहीं। ये मध्ययुगीन संस्कृतियाँ अमेरिका को गिरा नहीं पाएंगी। वे इतना शोर मचाने में सफल रहे कि लोग उन्हें नोटिस करें। मैं काफ़ी समय से इस पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ये बात कह रहा हूँ, हमें दिशा बदलनी है। हमें उस दिशा को बदलने की ज़रूरत है जिसमें पश्चिमी सभ्यता पिछले 30-40 सालों से जा रही है। हमें खोई हुई ज़मीन वापस हासिल करनी है। हर बार जब आपने कोई अपवाद बनाया, चाहे वह विशेष वर्ग के लिए हो या वंचितों के लिए या धार्मिक छूट के लिए या फिर किसी छोटे अल्पसंख्यक के लिए, अगर वे गलत व्यवहार करते हैं तो हम नजरअंदाज कर देंगे। आपने देखा है इसका क्या नतीजा निकला? आप अब भी इन लोगों के लिए सबसे नापसंद लोग हैं। वे अब भी आपसे नफरत करते हैं। वे आपको सबसे ज्यादा नस्लवादी देश कहते हैं। वे आपको खत्म करना चाहते हैं। वे सब कुछ करना चाहते हैं। वे आपको नुकसान पहुंचाना और चोट पहुंचाना चाहते हैं। वे जैसे भी हैं, वे आपको पसंद नहीं करते। तो चाहे आप इन लोगों के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, वे आपको पसंद नहीं करेंगे। वे अब भी आपको पसंद नहीं करने वाले हैं। तो हर गुजरते दशक के साथ वे और भी ज्यादा बेधड़क होते जा रहे हैं और उन्हें दर्जनों खास सुविधाएं मिल रही है। आप उन्हें जितनी भी सुविधाएं दें, वे और चाहते हैं। हर बार जब आप उन्हें कुछ देते हैं, खासकर अपनी मूल्यों के खिलाफ, तो आप अपनी ही जमीन खो देते हैं। आप अपने मूल्यों से समझौता कर रहे हैं और जानवरों के प्रति दया बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं, ये लोग जोर देते हैं कि गायों, ऊँटों जैसे जटिल जानवरों की गर्दन को धीरे धीरे दर्दनाक तरीके से काटा जाए। वे दर्द पहुंचाना चाहते हैं। तो आप कहते हैं हलाल धार्मिक प्रथा है। हम दूसरी ओर देखेंगे। पशु कल्याण संगठनों का क्या हुआ? वे भी दूसरी ओर देखते हैं, लेकिन वे गोरों को बताएंगे, उन्हें शिकार करने के लिए शर्मिंदा करेंगे। वे उन्हें क्रूर फैक्ट्री फार्मिंग और तरीकों के लिए शर्मिंदा करेंगे। वैसे मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें समाज में सुधार करना चाहिए, लेकिन आप अपवाद क्यों बनाते हैं? अब और नहीं, बस। मुझे लगता है हेनरी नोएक्स की हत्या के बाद ब्रिटिशों ने तय किया कि कोई विशेष अधिकार नहीं। ब्रिटेन में सिखों की अपराध में भागीदारी कम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें विशेष अधिकार मिले। उन्हें खंजर रखने की अनुमति है, जबकि बाकी ब्रिटिश जनता नहीं रख सकती। यह बिना हथियारों वाला समाज है। अमेरिका में बंदूक रखने की अनुमति है। तो आप जानते हैं, वे अपनी धार्मिक किरपान लेकर चलते हैं, यह ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। फिर भी हमने दी है। फिर से विशेष अधिकार। ब्रिटेन में इसकी अनुमति दी गई है, अब और नहीं। इसी वजह से मैं खुश हूँ। हमें खोई हुई बढ़त फिर से हासिल करनी है। मुझे अभी इस महिला के बारे में पता चला। तो यह मुस्लिम महिला हमेशा की तरह इस्लाम के प्रति सच्ची है। उन्हें प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन फिर उन्हें मजबूर किया गया, उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर राजनीतिक इस्लामवादी बयान दिए थे। कैंसल कल्चर वापस आ गया है और एक बार के लिए ये सही दिशा में जा रहा है। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। गवर्नर ग्रेग एबर्ट को कुछ कहना है। डिस्ट्रिक्ट जिसने एक प्रिंसिपल को नियुक्त किया था, और वो प्रिंसिपल, जैसा कि उनकी सोशल मीडिया पर सामने आया, उन्होंने शरिया कानून के बारे में कुछ काफी विवादास्पद बातें पोस्ट की थी। शरिया कानून का बचाव और उसकी व्याख्या की थी, और भी कई बातें थी। स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने विल केन शो को बयान दिया कि उन्हें प्रिंसिपल पद के फाइनलिस्ट की पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जानकारी मिली थी। समीक्षा में पाया गया कि यह पोस्ट डिस्ट्रिक्ट की सोशल मीडिया नीति और स्टाफ की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो सकती है। इसलिए उम्मीदवार को पहले सोशल मीडिया नीतियां सिर्फ रूढ़िवादी आवाजों पर लागू होती थीं। अगर आप दक्षिणपंथी या ईसाई हैं और उनकी सोशल मीडिया नीति के खिलाफ कुछ कहते हैं, तो वे आपको कैंसल कर देंगे। मुझे खुशी है कि अब यह दूसरी दिशा में भी हो रहा है। और जानते हो क्या? मूल निवासियों और ईसाइयों के लिए छूट होनी चाहिए। मुसलमान कहते हैं आपको चर्च की घंटियां बजाने की अनुमति है, तो हमें भी लाउड स्पीकरों पर अल्लाहू अकबर की चीख पुकार, जिसे वे अजान कहते हैं,
गूंजाने की अनुमति मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, वो विशेषाधिकार सिर्फ ईसाइयों को मिलेगा। यह मेरी नई सोच है, क्योंकि हमें दिशा बदलनी है। मैं पहले भी मानता था, ठीक है, अगर हमें चर्च की घंटियों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। मैं भी तेज आवाज में बजाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन हमें चर्च की घंटियों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारी संस्कृति है, वे तुम्हारी संस्कृति का स्वाभाविक हिस्सा है। ठीक है, और तुम्हें इसे बचाने का हक है, और तुम्हें अपने अधिकारों, अपनी मान्यताओं और अपनी विरासत की रक्षा करने का भी हक है। ये तुम्हारा अधिकार है। बाहर से आए लोग तुम्हारे देश में आने की विनती कर रहे हैं। हम अच्छे लोग होंगे, हम कड़ी मेहनत करेंगे, टैक्स देंगे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि यही शर्तें थी जिन पर वे तुम्हारे देश में आए थे। यही शर्तें थी, और तुम्हारे नेताओं ने तुमसे कहा था कि ये लोग आएंगे और घुल मिल जाएंगे और आत्मसात हो जाएंगे। अब वे कह रहे हैं कि आत्मसात होने की जरूरत नहीं है। नहीं, यही वजह है कि सब कुछ बिखर रहा है। तुम जहां भी देखो, यह कोई संयोग नहीं है। गैर मल्टीकल्चरल देश, या वे देश जो कृत्रिम रूप से मल्टीकल्चरल नहीं बनाए गए, जैसे भारत या पाकिस्तान, वहां भी अलग अलग जातीय समूह हैं, लेकिन वे सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं। इसीलिए वहां कोई उथल पुथल नहीं है। कम से कम उतनी ही उथल पुथल है जितनी सामान्य रूप से उन देशों में हमेशा रहती है, उससे ज्यादा नहीं। वे देश ठीक ठाक कर रहे हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम अपने भीतर से क्यों बिखर रहा है? असल में ये संस्कृतियां इस बहाने लाई गई थीं कि वे घुल मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुछ दोष पश्चिमी देशों का भी है, क्योंकि उन्होंने दबाव नहीं डाला, इसलिए टेक्सास में सिर्फ मुस्लिमों के लिए शहर बनाया जा रहा था। अच्छा है कि टेक्सास इसका विरोध कर रहा है, और यह इसका एक पहलू है। जांच के नतीजे आने तक उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी। मुझसे इस कहानी और टेक्सास में इस्लामाबाद के बढ़ने पर टेक्सास वासियों की चिंताओं पर चर्चा करें। तो जहां तक खुद कहानी की बात है, वहीं पर शिक्षा एजेंसी ने बहुत साफ कर दिया कि इस तरह का व्यवहार, इस तरह की टिप्पणियां टेक्सास के मूल्यों और कानून के साथ असंगति बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और ऐसे लोग प्रिंसिपल नहीं बन सकते। ये कार्रवाई 2 हफ्ते पहले की गई। उस कार्रवाई के बाद हुई है जब एक इस्लामी संगठन ने टेक्स A&M नाम से कुछ शुरू करने की कोशिश की थी, जो टेक्सास A&M विश्वविद्यालय जैसा लगता है, जबकि उनके पास इसकी अनुमति नहीं थी। उन्हें बंद कराने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, क्योंकि वे अवैध रूप से संचालन करने की कोशिश कर रहे थे। ये डैलस के एक उपनगर में जो हुआ, उसके बाद की बात है। ये बहुत ही तीसरी दुनिया जैसा है दोस्तों, ये बहुत ही तीसरी दुनिया जैसा व्यवहार है। जैसे कि अमेरिका जैसे देश में, एक सभ्य देश में, जहां हर चीज के लिए परमिट चाहिए होता है, उन्हें लगा कि वे पाकिस्तान या किसी ऐसे देश में हैं जहां वे जो चाहे कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे मस्जिद बना सकते हैं, क्योंकि वही ऐसा होता है। जानते हैं पाकिस्तान में क्या होता है? वहां लोग अवैध रूप से मस्जिदें बनाते हैं, और क्योंकि वो मस्जिद है तो सरकार उसे गिरा नहीं सकती। इसे देखिए, उन्होंने जापान में भी बिल्कुल यही किया। इसे देखिए, इसे देखिए, पाकिस्तानी जापान पर कब्जा कर रहे हैं। दूतावास, पाकिस्तानी दूतावास ने खुद पाकिस्तानियों को एक आपातकालीन चेतावनी जारी की और उन्हें बताया कि अवैध मस्जिदें न बनाएं। जापान के कावागुची में पाकिस्तानियों को बिना परमिट अवैध मस्जिद बनाते पकड़ा गया, और पाकिस्तानी राजदूत उद्घाटन में शामिल हुए। अब पाकिस्तानी दूतावास को अपने ही नागरिकों से सार्वजनिक रूप से विनती करनी पड़ रही है कि जापानी कानूनों की अनदेखी करना बंद करे। पाकिस्तानियों का वही रवैया। तीसरी दुनिया के लोग सभ्य देश में भी तीसरी दुनिया जैसा व्यवहार करते हैं। इसी वजह से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यही बिल्कुल सही बात है जो गवर्नर ग्रेग एबोट ने भी कही थी। वे लोग बिना जरूरी मंजूरी के टेक्सास AM या जो भी था बना रहे थे। टेक्सास AM, जिसका नाम टेक्सास AM यूनिवर्सिटी जैसा ही लगता है, जहां उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, उन पर मुकदमा किया गया ताकि उन्हें बंद किया जा सके, क्योंकि वे अवैध रूप से काम करने की कोशिश कर रहे थे। ये डेलस के उपनगर ग्रैंड प्रेरी में हुआ, जहां उन्होंने सार्वजनिक पार्क में सिर्फ मुसलमानों के लिए कार्यक्रम करने की कोशिश की। मैंने उसे बंद करने का आदेश दिया। ये तो बस कुछ कदम है जो हमने उठाए हैं, जिसमें डेलस, टेक्सास के उत्तर पूर्व में एपिक सिटी बनाने की कोशिश को बंद करना भी शामिल है, जहां हम टेक्सास का इस्लामीकरण होने नहीं देंगे। हम सिर्फ मुसलमानों के लिए बस्तियां या नो गो जोन जैसी चीजों की अनुमति नहीं देंगे। रिपब्लिकन प्राइमरी बैलेट पर राज्य भर में शरीयत कानून बैन करने पर जनमत संग्रह हुआ था, और जब हम अगले सत्र में जनवरी में वापस आएंगे तो ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। हमने अपने राज्य में इस्लाम या कट्टरपंथी मुस्लिमों के बढ़ने का विरोध करने में अन्य राज्यों से ज्यादा काम किया है। मुझे
गवर्नर ग्रेग एबॉट बहुत पसंद है। काश बाकी पश्चिमी नेता भी इनके जैसे होते। और मुझे लगता है कि अमेरिका में कुछ खास बात है, मुझे ये कहना ही होगा। यूएसए, यूएसए, बहुत अच्छा किया। हाँ, और वो जहां भी जाते हैं यही करते हैं। ये तो उनकी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि अगर आप इसे रोकते हैं, अगर आप इसे पीछे धकेलते हैं, आप कहते हैं नहीं आपको ये करने की इजाजत नहीं है, तो वो इस्लामोफोबिया और नस्लवाद का रोना रोएंगे और आप इस संशोधन उस संशोधन के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। और फिर पश्चिम के वोक लोग, वे उपयोगी मूर्ख, वो उनकी रक्षा में सामने आ जाएंगे। लेकिन अब और नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अब माहौल बदल गया है। इसे देखिए, टेक्सास के अटॉर्नी जनरल उम्मीदवार शरिया कानून को संगठित अपराध की तरह मानेंगे। मैं चाहता हूं, मैं उस दिन को देखना चाहता हूं। कृपया कृपया, मैं इसे देखना चाहता हूं। मैस मिडल्टन कहते हैं, हम ईसाई राष्ट्र हैं और मैं इस्लामीकरण जैसे बड़े खतरे का सामना कर रहा हूं। हाँ, कृपया ऐसे ही बात करें। हमें ऐसे ही शब्दों में बात करनी होगी। शरिया कानून संगठित अपराध है। मैं इसे ऐसा ही मानूंगा और इन कट्टरपंथियों को रोकने के लिए कानून बदलूंगा। चलिए देखते हैं। हम एक ईसाई राष्ट्र हैं। हम एक ईसाई राज्य हैं। बस समाप्त। मैंने विदेशी दुश्मनों का सामना किया, चीन को जमीन खरीदने से रोका, सीमा सुरक्षा 3 गुना बढ़ाई और कार्टेल्स को आतंकवादी घोषित किया। और अब मैं हमारे सबसे बढ़ते और बड़े खतरों में से एक का सामना कर रहा हूं, जो है शरीयत कानून और इस्लामीकरण। आप जानते हैं, शरीयत कानून संगठित अपराध है बस, और मैं इसे उसी तरह मानूंगा। मैंने कानून भी बदल दिया ताकि ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिम समूह जैसे कि CAIR और मुस्लिम ब्रदरहुड टेक्सास में कोई भी संपत्ति न खरीद सकें। ये तो पूरी तरह आर पार वाला जवाब है। मैं इसे कई हिस्सों में तोड़ना चाहता हूं कृपया, क्योंकि आपने जो कहा वो मेरे लिए बहुत दिलचस्प है मेज। और फिर से मेरे लिए यह बहुत अद्भुत है और मुझे उम्मीद है कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया इससे कुछ सीखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं ज्यादा घमंडी नहीं लगना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मध्ययुगीन बर्बर लोग इस तरह से पश्चिमी सभ्यता को उखाड़ फेंकेंगे। हमें ज्यादा आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 1. शरीयत कानून को संगठित अपराध के रूप में देखना। क्या आप कृपया इसे विस्तार से समझा सकते हैं? यह बहुत दिलचस्प है। हाँ, हमें यह स्पष्ट करना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा नहीं है। ये पहला संशोधन का मुद्दा नहीं है, बल्कि अमेरिका फर्स्ट और टेक्सास फर्स्ट का मुद्दा है, क्योंकि वे अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित हैं और कुरान में हमें काफिर मानते हैं जिनके खिलाफ वे जिहाद कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। मैंने यह कहा था, मैं लगातार कह रहा हूं कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि खुद मुसलमान, मैंने अमेरिका में इमामों के सैकड़ों वीडियो चलाए हैं जो अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। इसे देखिए, इसे देखिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इस आदमी को देखिए। अमेरिका ही कैंसर है। अमेरिका, अमेरिकी सरकार, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, पूंजीवाद, ये ऐसे कैंसर हैं जिन्होंने अपनी बीमारी पूरी दुनिया में फैला दी है। अमेरिका में कुछ लोग कहेंगे कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किस बिंदु पर यह देशद्रोह बन जाती है? क्योंकि अमेरिकी सरकार को संविधान को निलंबित करने और आपातकाल या मार्शल लॉ लागू करने का अधिकार होगा अगर अमेरिकी सरकार के अस्तित्व या उसके जारी रहने पर कोई खतरा हो। हाँ, मेरी समझ यही है। तो मान लीजिए ये आदमी कह रहा है, मुझे पता है कि वह एक हारा हुआ इंसान है, शायद वह कोई नहीं है, कोई उसकी बात नहीं सुनता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ मुसलमान ऐसा करते हैं, बहुत सारे मुसलमान ऐसा मानते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। लेकिन मेरे पास एक काल्पनिक सवाल है, किस बिंदु पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति नहीं है? जाहिर है, जब आप संविधान को निलंबित कर देते हैं। आहा, अब हमने आपको पकड़ लिया। ठीक है, आप अमेरिकी सरकार गिराना चाहते हैं, अब हम जो चाहे कर सकते हैं। सेना, रेंजर्स या नेशनल गार्ड भेजो, जो भी हो। सवाल यह है, क्या आप इसे यूं ही छोड़ देंगे? तो क्या वह किसी बिंदु पर एक मनमाना सीमा है जहां आप कहते हैं, जानते हो क्या, ठीक है, अब यह बहुत आगे बढ़ गया है, अब मैं हस्तक्षेप करूंगा? किस बिंदु पर, अगर हम मान लें कि इसे अनुमति नहीं दी जाएगी, उनके लक्ष्य कभी भी साकार नहीं होने दिए जाएंगे, अमेरिकी सरकार कभी भी इसकी अनुमति नहीं देगी, तो हम देशद्रोह के कानून क्यों नहीं वापस लाते?
यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है मुझे अपनी सरकार या राष्ट्रपति या नीति से नफरत है। मैं चाहता हूं कि इस नीति को बदला जाए। सही है, यह समझ में आता है। यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मकसद है। आपको अपने राष्ट्रपति की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई राजा नहीं है, हमारे पास कोई सम्राट या तानाशाह नहीं है। यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का असली मतलब है। लेकिन अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल अमेरिकी सरकार को खत्म करने और उसकी जगह किसी मध्ययुगीन शासन व्यवस्था को लाने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि एक खिलाफत, तो हम इसकी इजाजत क्यों देंगे? अब यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देते हैं, लेकिन हिंसा के लिए बुलावा नहीं। क्यों हिंसा? हम वहां सीमा क्यों खींचते हैं? तो हम वहां सीमा क्यों नहीं खींच सकते? ठीक है, आप इस राजनेता की, उस राजनेता की, राष्ट्रपति की, इस नीति की, उस नीति की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं कर सकते। आप खुलेआम अमेरिकी सरकार को गिराने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि एक बार अगर अमेरिकी सरकार गिर जाती है, मान लीजिए कि अमेरिकी सरकार पूरी तरह गिर गई है, तो फिर दूसरे संशोधन की रक्षा कौन करेगा? तब आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि अमेरिकी सरकार हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कर रही है। लेकिन अगर आप अमेरिकी सरकार को किसी और चीज से बदल देते हैं, जैसे कि खिलाफत, तो खिलाफत में कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती। आपको कुछ भी कहने की अनुमति नहीं होगी। तो मुझे नहीं पता, ये मुझे बहुत ही उल्टा लगता है। हम उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों देते हैं जो इसे खत्म करना चाहते हैं? इसीलिए मुझे ये पसंद है। ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ये पहला मुद्दा है। ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि वे नहीं मानते कि हमें अमेरिकियों या ईसाइयों के रूप में अस्तित्व में रहने का अधिकार है, गैर मुसलमानों के रूप में। यही तरीका है जिससे वे उस लाल हरे गठबंधन के जरिए, जिसे हम देख चुके हैं, हमें कमजोर कर रहे हैं। बहुतों ने इसे कैपिटल में देखा है, 10 आज्ञाएं। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। सोचिए, इसके खिलाफ किसने लॉबिंग की? बताइए, सही है, वो कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादी समूह। ये दिखाता है कि वे क्या चाहते हैं। वे इस देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और इस राज्य को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वामपंथी इस बात को लेकर निश्चित है, अगर वे टेक्सास पर कब्जा कर लेते हैं। मैं ईसाई नहीं हूं, मैं 10 आज्ञाओं या बाइबल का हवाला नहीं दूंगा, लेकिन मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। इस्लामवादियों और वामपंथियों के अपने अपने एजेंडे हैं। वे एक दूसरे से नफरत करते हैं और किसी बात पर सहमत नहीं होते सिवाय एक के, यानी पश्चिम को कैसे ध्वस्त करना है। उनकी साझा नफरत पश्चिमी सभ्यता से है, चाहे वह ईसाई धर्म हो, अमेरिकी संविधान हो या पश्चिम का साम्राज्यवादी अतीत, जिसका मतलब भी जो हो। वे दोनों अराजकता फैलाना या मौजूदा व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं ताकि वे उसे बदल सके। फिर वे एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि तब वह समय होगा। ठीक है, अब कौन नए विश्व पर राज करेगा? बस यही है, उनकी साझेदारी इतनी ही गहरी है। ये गठबंधन सिर्फ पश्चिम से नफरत पर आधारित है। वे उपयोगी मूर्ख हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यही विचारधारा ऐसा करती है। उनके अनुयायी भी अब धीरे धीरे जाग रहे हैं। मैं पश्चिमी दुनिया में पूरी तरह निश्चित हूं, लेकिन अमेरिका को लेकर यकीन नहीं है, क्योंकि वहां सत्ता का प्रभाव होता है। मुझे लगता है कि मध्यावधि चुनाव बताएंगे कि रूढ़िवादी आंदोलन कितना लोकप्रिय है। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि हम नहीं, मैं सच में उम्मीद करता हूं कि डेमोक्रेट्स नहीं जीते, लेकिन बाकी पश्चिमी दुनिया में यह पूरी तरह से दाईं ओर झुकी हुई है। तो वे लोग, वे वोक्स, वे कल के वामपंथी पागल लोग कल के रूढ़िवादी हो सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद मत खोइए। उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया है। टेक्सास के बिना हम रिपब्लिकन राष्ट्रपति नहीं चुन सकते। वे जानते हैं, वे हमारी ओर आ रहे हैं, जैसे जेम्स टलारिको। वह आदमी पागल है। ये वो आदमी है जो कहता है कि वो एक पादरी है, और मैं एयर कोट्स का इस्तेमाल एक वजह से करता हूं। उसने कहा कि गर्भपात के लिए बाइबल में तर्क है। उसने कहा भगवान नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर है। उसने कहा स्कूलों में 10 आज्ञाएं प्रदर्शित करना गैर ईसाई और गैर अमेरिकी है। तो जानते हैं इस पर मेरी क्या प्रतिक्रिया थी? मैंने उसके जिले के सभी स्कूलों को 10 आज्ञाओं के पोस्टर उसकी सम्मान में दान कर दिए। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, बाइबल या 10 आज्ञाओं का हवाला नहीं दूंगा, लेकिन इस आदमी से सहमत हूं कि वे पश्चिम को नष्ट करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा मत करने दो।